ओके पीपल, वी विल नाउ टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। अगर समझ लो किसी बाल्टी में तुमने पानी रखा और उसमें अपना हाथ ऐसे डुबा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाथ टूटा हुआ है ना, इस पॉइंट से आपको ऐसा लगता है कि हाथ टूटा हुआ है। कोई स्टिक अगर उसमें रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टिक टूट गया है उस पॉइंट से। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग होता है एक्चुअली में टूटा नहीं है, लेकिन जैसे आप पानी के ऊपर से इसको देख रहे हो तो ऐसा लगेगा कि हाथ टूटा हुआ है। तो ये जो लाइट का फिनोमिना है, तो होता क्या है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका भाई साहब जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन को अगर हमें समझना, अभी तक हमने क्या समझा है भाई साहब? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ये कोई मिरर है, इस पे भाई साहब इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। यस, हाथ ऊपर कर रहा है, कोई क्वेश्चन है? ओके, इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या हो जाएगा? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अभी समझ लो अगर कोई ग्लास पीस है तो इसमें लाइट ऐसे आएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, और ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? रिफ्रैक्शन में भाई साहब मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, मीडियम का चेंज हो रहा है। यहां पे मीडियम का चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट अ चेंज ऑफ मीडियम। लाइट अभी भी एयर में थी, आते वक्त भी और जाते वक्त में भाई साहब एयर में ही है, तो कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ है। यहां पे लाइट बेसिकली एंटर कर रही है दूसरे मीडियम में। लेट्स से ये एयर है और लेट्स से ये ग्लास। ठीक है, सो लाइट इज बेसिकली एंटरिंग अ डिफरेंट मीडियम। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन में क्या होगा भाई साहब? मीडियम का होता है चेंज। रिफ्रैक्शन में होता है मीडियम का चेंज, और इससे क्या होती है भाई साहब? स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट में भाई साहब आपका हो जाएगा चेंज। देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, और इसी के वजह से क्या हो जाएगा? इसी के वजह से होती है आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये तीन फिनोमिनाज होते हैं किसमें? रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई साहब? चेंज ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट का भाई साहब चेंज, एंड फाइनली भाई साहब क्या हो जाएगा? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अगर हम रिफ्रैक्शन को दाना चाहते हैं तो व्हाट विल रिफ्रैक्शन बी? ठीक है, द बेंडिंग अवे ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another, one medium, the bending of light when it passes from one medium to another, ठीक है, when it passes from one medium to another is called refraction। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आतम 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 आतम। तो इसके पहले हमने लाइट का कौन सा फिनोमिना पढ़ा है बच्चा पार्टी? लाइट का हमने रिफ्लेक्शन फिनोमिना पढ़ा है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिकली द रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर। ठीक है, और ये किस वजह से हो रही है? ये बेंडिंग के रीजंस क्या हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर बेंडिंग? बेंडिंग का एक रीजन है भाई साहब क्या? मीडियम चेंज। ठीक है, मीडियम का चेंज होना, मतलब बेसिकली मीडियम का चेंज होना। दूसरा रीजन क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी मतलब होती है भाई साहब स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अलग अलग मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट भाई साहब आपका अलग अलग होता है, जिसके वजह से ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। ठीक है, दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे आप देखो, समझो आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक ठोस ग्राउंड पे आप दौड़ रहे हैं, सो यू हैव अ स्पीड। अगर आपको दौड़ने बोला जाए सैंड के ऊपर, तो उतनी स्पीड से आप दौड़ पाएंगे? आप वही हैं, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी वही है, आपका मसल पावर भी वही है, लेकिन क्या आपके दौड़ने का स्पीड कम हो जाएगा? क्या आप लड़खड़ा के गिर पड़ेंगे? ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि उसी स्पीड से भाई साहब दौड़ो, जैसे आप रोड पे दौड़ रहे थे या ग्राउंड पे दौड़ रहे थे, वैसे ही भाई साहब किसी रेत के ऊपर दौड़ो तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, आपके पैर धंसने लगेंगे। राइट, यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली वॉक थ्रू। तो ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। पहले आप किस में थे? ग्राउंड एज अ मीडियम में थे। अभी आप जिस मीडियम में गए उसमें आपका स्पीड सेम नहीं रह पाएगा।
ठीक है। आपको अगर बोला जाए कि पानी में भाई साहब दौड़ो, नहीं दौड़ पाएंगे, वो डूब जाएंगे आप, है ना, यू विल बेसिकली ड्राउन योरसेल्फ, उसमें तो आप खड़े नहीं रह सकते क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। तो आपका स्पीड तो दूर की बात है, आपका मीडियम ही चेंज हो गया है। इफ यू आर मेड टू, मतलब आपको बोला जाए कि स्नो के ऊपर, स्नो मतलब आपका बर्फ जो होता है जैसे हिमालयस में होता है, उसके ऊपर दौड़ो, जैसे आप भाई साहब ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे, आपका पैर भाई साहब धंसने लगेगा, ठीक है। सो इसी तरह से लाइट भी जब ट्रैवल होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सो लाइट का भाई साहब इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो जाता है। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली चेंजेस, और इसी स्पीड के लिए भाई साहब बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, ठीक है। इसी स्पीड के लिए आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड अ फिनोमिना, ठीक है। अगर आप भाई साहब यहां पे देखते हैं, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब रे ऑफ लाइट है, इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन व्हेन इट गोज इनटू द अनदर। दोनों भी मीडियम्स आपके ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है, दोनों भी मीडियम्स आपके क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। व्हेन बोथ ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? जिसमें से पास हो सके लाइट, ठीक है। ओपेक मतलब क्या होता है? जिसमें से लाइट पास ना हो सके, ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम्स वी हैव स्टडीड एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, जो मतलब लाइट आराम से पास हो सके, जैसे ग्लास हो गया भाई साहब, आप बाहर की चीजों को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें से लाइट पास हो रहा है। क्या हम दीवार के उस साइड में क्या हो रहा है देख पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं हो रहा है। सो जो दीवार है दिस इज ओपेक, ठीक है। व्हेन वी आर एबल टू सी थ्रू मीडियम्स दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू मीडियम्स, ऑब्वियसली लाइट इज नॉट पासिंग थ्रू दोस मीडियम्स एंड वी कॉल देम एज ओपेक। आर वी क्लियर टू दिस? और एक होता है आपका ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब आपको जाकर देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, तब जाकर आप देख पाओगे। जैसे बहुत सारी गाड़ियों में देखा है आपने, फिल्म्स लगे रहते हैं ऐसे, तो अंदर का कुछ दिखता नहीं है हमको, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। सो रिफ्रैक्शन क्या है? एक फिनोमिना है इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन व्हेन इट गोज इनटू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो एक रे ऑफ लाइट जो एक मीडियम में है, देखो तुम सो रही हो, एक तो तुम आ रही हो 15 दिनों बाद और तुम बैठ के यहां पे सो रही हो, क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कल, फिर से बोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट traveling in one medium changes its direction of propagation when it goes into the other transparent medium, ठीक है। प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है भाई साहब? आपका ट्रैवलिंग, ठीक है, सर्फेसेस थ्रू विच लाइट पासेस, और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? सर्फेस थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू, ठीक है। तो अभी समझ लो एयर है, एयर एक मीडियम है, ठीक है, और ग्लास दूसरा मीडियम है। अगर समझ लो कोई रे ऑफ लाइट है जो इस पे आ रहा है एट द इंटरफेस, एयर एंड ग्लास आर व्हाट? दोनों भी आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, बोथ आर बेसिकली व्हाट? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अभी देखो मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू अस, तो आपका ग्लास जो है, देखो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दो मीडियम्स में, ठीक है, लेट्स से आपका मीडियम 1 है और लेट्स से आपका मीडियम 2 है, ठीक है, दो मीडियम्स में मीडियम 1 एंड मीडियम 2, कोई तो भाई साहब या तो ऐसा हो सकता है ये रेयर होगा और ये डेंसर, ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डेंसर हो और ये रेयर हो। मतलब जिसकी डेंसिटी हाइयर होगी वो डेंसर होगा, ठीक है, जिसकी भाई साहब डेंसिटी हाइयर होगी वो आपका डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लास इज ऑफ अ डेंसर मीडियम, ठीक है। आप जैसे अपना हाथ पांव भाई साहब आराम से चला पा रहे हैं, अगर आपको पानी के अंदर डाला जाएगा तो इतनी आराम से हाथ पांव चला पाएंगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा डेंसर मीडियम है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट बट इट इज डेंसर देन एयर, ठीक है। सो मीडियम्स में ये डिपेंड करता है। जो मीडियम 1 है, समझ लो ये मीडियम 1 है यहाँ पे, और ये भाई साहब आपका क्या है? मीडियम 2 है। लेकिन ग्लास जो है वो एयर से ज्यादा डेंसर है, ठीक है, ग्लास इज फार मोर डेंसर देन एयर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। तो अभी क्या होगा भाई साहब? ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। जो इसकी डेंसिटी हाई होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, और जिसका घनत्व कम होगा उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, ठीक है। तो लाइट भाई साहब मीडियम को चेंज कर रहा है। वी विल सी हाउ रिफ्रैक्शन हैपेंस। मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा गैप है पार्टिकल्स के बीच में। द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर आर नोन एज अ रेयर मीडियम, एंड द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर क्लोज टू वन अनदर आर नोन एज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। ओके, सो अभी समझ लीजिए भाई साहब, ये रे ऑफ लाइट, ये आपका इंसिडेंट रे है,
इस पे आपने एक नॉर्मल इमेजिनरी ड्रॉ किया हुआ है, इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग अवे ऑफ लाइट। तो जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? लाइट विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस ओनली। लाइट ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर नहीं जाएगा, लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो भाई साहब आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या बोलता है कि ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, इट विल नॉट गो, द रे शुड हैव प्रोपोगेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो रे है ये आपका भाई साहब स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गया, ठीक है, सो इट विल गो लाइक दिस, ये आपका बेंडिंग हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। तो जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन ये गया ऐसे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इसका मेन रीजन ये है कि आपकी वेलोसिटी या स्पीड जो होती है, वेलोसिटी मींस यार स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी मतलब होता है भाई साहब आपका स्पीड। तो द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। यहाँ पे जो स्पीड था और यहाँ पे जो स्पीड था, उन दोनों में भाई साहब फर्क है, जिसके वजह से ऐसा हो गया। जैसे आप चल रहे थे भाई साहब, आप रोड पे दौड़ रहे थे और उसी स्पीड से आप सैंड पे दौड़ने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, गिर जा रहे हो भाई साहब, है ना, यू बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट स्पीड, आपका पैर धंस रहा है उसमें, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट स्पीड, तो इसीलिए आपका भाई साहब लड़खड़ाना वाजिब है, ठीक है। सो इसी तरह से आपका डेंसर और रेयर मीडियम में है, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, तो आपका भाई साहब व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग, तो समझ लो ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है भाई साहब ये, तो आपका भाई साहब व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो आपका भाई साहब प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो ये दो प्लेन सर्फेसेस हैं जो इंक्लाइंड एट एन एंगल है, ठीक है, एक प्रिज्म है। तो यहाँ पे इस प्रिज्म को जैसे ही आप डालोगे, देखोगे आप ऐसे इस 7 कलर्स में ये स्प्लिट अप हो जाएगा। जैसे आपने देखो एक ड्रॉप तेल अगर आप डाल देंगे किसमें, पानी में, तो आपको सतरंगी कलर ऐसे दिखेगा, ठीक है, यू विल सी बेसिकली 7 कलर्स। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी तरह से अगर आप प्रिज्म में लाइट डाल रहे हैं, अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। दो प्लेन सर्फेसेस हैं, उनके बीच में एक एंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, 7 कलर दिखेंगे। ये आपका बेसिकली क्या है, न्यूटन डिस्क है, ठीक है, न्यूटन डिस्क 7 कलरों से बना रहता है, विबग्योर कलर से बना हुआ है। तो जैसे पिज्जा में आपके 7 कोने, मतलब ऐसे कोने रहते हैं ना, तो वैसे ही आप एक ऐसा डिस्क बनाएं जिसमें आपने 7 कलर्ड पेपर्स लगा दिए, 7 अलग अलग कलर्स के, और इसको अगर जोर से घुमाएंगे तो आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, इट विल ऑल सीम टू बी व्हाइट, ठीक है, ये पूरा पूरा व्हाइट दिखेगा आपको, ठीक है, इट विल ऑल सीम टू बी व्हाइट, ओके। तो जैसे ही आप इसको घुमाएंगे भाई साहब, इट विल ऑल सीम टू बी व्हाइट। बहुत जोर से और भी स्पीड लेंगे तो दिस विल बी व्हाइट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये आपका 7 कलर का, इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन डिस्क, ठीक है, ये आपके 7 कलर्स हैं विबग्योर। टेक अ न्यूटन्स डिस्क, न्यूटन का ये डिस्क बोला जाता है, ठीक है, विद 7 कलर्स ऑन इट। और इसमें कितने कलर्स आपको दिख रहे हैं भाई साहब? 7 कलर्स दिख रहे हैं। इस डिस्क को अगर बहुत जोर से घुमाया जाए, बहुत जोर से, तो आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, फिर इट विल ऑल सीम टू बी व्हाइट। ये आपका पूरा पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट हो जाएगा ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जैसे आपने इसको रोटेट किया भाई साहब, ये देखिए रोटेट करते करते इट टर्न्स एब्सोल्युटली व्हाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइट में 7 कलर्स हैं, 7 कंपोनेंट कलर्स हैं, एंड दे बेसिकली इंपार्ट कलर टू द लाइट। सो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर्स, एवरी कलर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक का भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी फिलहाल इतना जानिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, what is refractive index? Refractive index is the bending capacity, ठीक है। तो ये होगी भाई साहब आपके लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आता हूं। सो द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियरम पीपलम?
Okay, people, we were doing light and in light कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे. क्या क्या था? एक था भाई साहब आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? बताओ बताओ. Okay, so the property of light traveling in straight line is known as rectilinear propagation of light. So light always travels in a straight line. दूसरा क्या था भाई साहब आपका? हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या है? कोई सरफेस ओपेक है, ठीक है, तो वहाँ पे इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. सो इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल. तो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है पीपल? क्विक 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 एवरीवन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एक लॉ बोलिए. हाँ नहीं, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर है. दैट इज नॉट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? गुड. तो एंगल मतलब आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये हो गया पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा नहीं नहीं, अभी तू नहीं, अभी कोई और, अभी कोई और भाई. ओए रुद्राक्ष, भारती, ये पहला लॉ था. चलो जल्दी जल्दी, इजी तो है भाई साहब. डायग्राम तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना तो तुम आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल है रुद्राक्ष? ना यहाँ अटेंशन पे करेंगे, ना घर पे वीडियो देखेंगे, ना नोट्स पढ़ेंगे. बोलो बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. क्विक, ओके गुड. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ओए तिलक, दक्ष, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तीसरा लॉ क्या है? जल्दी 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 फटाफट. अरे मैं बोल रहा हूं ना, सिर्फ डायग्राम को बनाओगे, बाकी सारे लॉज आप लिख सकते हो. सीधा एक सिंपल सा डायग्राम, या तो आप एक्चुअली में इसको बनाओ, बनाने की भी जरूरत नहीं, दिमाग में दौड़ाओ इसको. नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, कोई मिरर है. यहाँ पे आया भाई साहब इंसिडेंट रे, ये आपने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे. तो ये हो गया क्या आपका? इंसिडेंट रे. ये हो गया क्या आपका? रिफ्लेक्टेड रे. ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो आपका लॉज क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. ठीक है, ऑल लाई इन सेम प्लेन, दैट इज द फर्स्ट लॉ. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता है? और क्या है बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हो गया सेकंड लॉ. ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको. और क्या है बोलो? तीसरा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. ठीक है. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. ये हो गया भाई साहब आपका कच्चा चिट्ठा आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तुम जो बोल रही हो लैटरल इन्वर्जन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर है. ठीक है. जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा,
उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या हैं? लैटरल इन्वर्जन इज वन प्रॉपर्टी, व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी? लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, और क्या है? तो यहाँ पे हम अगर बोले भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, क्या क्या हो जाएगा बोलो? तो पहला ही प्रॉपर्टी मत लिख देना लैटरल इन्वर्जन। यस, लैटरल इन्वर्जन एक प्रॉपर्टी है। लैटरल इन्वर्जन के तहत क्या होता है? लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है, ठीक है। और बोलो ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट आर सेम, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं भाई साहब ऑब्जेक्ट का हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। और बोलो भाई साहब, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। व्हाट एल्स पीपल? व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज सेम, लैटरल इन्वर्जन होता है भाई साहब, ठीक है। लेफ्ट का राइट, राइट का राइट, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट आर द सेम। दीज आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। और क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने भाई साहब? रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन डज इट हैपन? when light changes its medium। good, ठीक है। so bending of light, 5 मिनट लेट अगर कोई आया ना, उसको मैं 1 घंटा बिठाने वाला हूँ आपसे। ऐसे ही बैठे रहेगा यहाँ पे, पढ़ते रहेगा, क्लास छूट जाएगा, उसके बाद वो बैठे रहेगा, ठीक है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है, लाइट जब एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो फंडामेंटली क्या चेंज होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट। व्हाई स्पीड चेंजेस? वाई? मैंने बिकॉज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो जो लेसर डेंसिटी वाला होगा उसको हम क्या मीडियम बोलेंगे? रेयरर मीडियम। जो ज्यादा डेंसिटी वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, because of change in density there would be a change in the speed of light, and because of change of speed of light there will be a bending phenomena of light. This bending of light is known as a refraction. Are we clear on this one people? ठीक है, समझम। ओके। चलो भाई साहब, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है। तो एक ही लाइट भाई साहब स्प्लिट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। इनके हिसाब से आपने सबने एक प्रिज्म देखा रहेगा, राइट? यू मस्ट हैव ऑल सीन अ प्रिज्म। ट्रायंगल शेप्ड होता है भाई साहब, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में 10-15 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ प्रिज्म। इस प्रिज्म पे जब हम, ठीक है, अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो आपके ऐसा है, देखो इस तरह से इंक्लाइंड एट एन एंगल है, ठीक है। 2 प्लेन सर्फेसेस हैं, दोनों के बीच में एक एंगल होता है और इससे बनता है आपका प्रिज्म। सो ये आपका क्या है? एक ग्लास प्रिज्म है। दिस इज व्हाट पीपल, अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। सो व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल हैपन? इट विल स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स। लाइट फॉलिंग ऑन अ ग्लास प्रिज्म इज गोइंग टू स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स, ठीक है। सो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। व्हेन इट इज फॉलिंग इनटू दिस, सो व्हाट विल हैपन? दिस विल बेसिकली स्प्लिट अप, ठीक है। सो आपका जैसे न्यूटन का डिस्क होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, विबग्योर, ठीक है। तो जो भी आपके विबग्योर कंपोनेंट्स हैं, उससे अगर हम न्यूटन का डिस्क बनाएं और न्यूटन के डिस्क को जोर से घुमा दें, तो आपको भाई साहब कोई कलर नहीं दिखेगा। यू विल सी बेसिकली अ वाइट कलर, ठीक है। ये वाइट कलर क्यों हो गया? क्योंकि न्यूटन का डिस्क आपने बहुत जोर से घुमाया है। व्हाट यू विल सी एंड ऑब्जर्व इज अ वाइट कलर, ठीक है। आपको सीधा सीधा भाई साहब यहाँ पे व्हाइट कलर दिखेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो इट इज व्हाइट कलर। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हाइट लाइट जो बनती है, ये जो व्हाइट लाइट दिख रही है आपको, व्हाइट लाइट मतलब सफेद लाइट नहीं, लाइट बेसिकली, ठीक है। जो सन से आ रहा है वो भी व्हाइट लाइट ही है, जो यहाँ ट्यूबलाइट से आ रहा है वो भी व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है भाई साहब? आपके 7 कलर्स हैं। वी ऑल नो दिस, राइट? विबग्योर is basically the 7 components of light. So white light is a combination of many colors. So white light is a combination of many colors. Every color has a different refractive index. हर एक कलर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब हर एक कलर का एक बेंडिंग कैपेसिटी होता है, हर एक कलर का एक बेंडिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। सो ईच कलर विल हैव इट्स ओन बेंडिंग कैपेसिटी। तो ये हो गया आपका भाई साहब विबग्योर, ठीक है।
This is basically Vibgyor. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So when white light is passed through a refracting medium like that of a prism, what will happen? It will split up into its component colors, which is basically Vibgyor. Okay? The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like glass prism is called the dispersion of light. तो इस तरह से व्हाइट लाइट का स्प्लिट अप होना, इससे आपका जो क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट, सबसे लीस्ट डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या है? देखो ये जा रहा था ऐसे, किधर जाना चाहिए था इसको भाई साहब? ऐसे निकलना चाहिए था, है ना, लेकिन ये कैसे जा रहा है अभी? ऐसे। तो डेविएशन कितने का हो गया? इसका ये डेविएशन, इसका ये डेविएशन, इसका, तो हर एक का अलग अलग डेविएशन हुआ है ना, अपने पाथ से ये ऐसे डेविएट हुए। सबसे कम डेविएशन आपको किसका दिख रहा है? रेड कलर का। और सबसे ज्यादा डेविएशन आपको किसका दिख रहा है? ब्लू कलर का। ठीक है, ये जो आसमान आपको ब्लू दिख रहा है, एक्चुअली आसमान बोल के कोई भी चीज नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्काई, इट शुड बी ब्लैक। स्पेस आपका ब्लैक है, तो व्हाई इजंट इट ब्लैक? कोई बता सकता है व्हाई इजंट इट ब्लैक? नहीं नहीं नहीं, पानी की लाइट, पानी की कोई लाइट नहीं होती है। वाटर इज कलरलेस। तुम बोले समुंदर आपका जो है तो ब्लू कलर का है इसीलिए वो कलर ब्लू होगा, फिर नहीं, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पानी का कोई कलर नहीं है। तो समुद्र के पानी को तुम ऐसे निकालोगे ना, कोई ब्लू कलर नहीं दिखेगा। तुम एक ग्लास में समुद्र का पानी भरोगे तो ब्लू कलर नहीं दिखेगा, इट विल नॉट बी अ ब्लू कलर। बोलो भाई साहब, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? वाई? देखो तुम्हारा आंसर यहां पर ही है। होता क्या है, देखो अगर आप अर्थ में हैं, अर्थ में है तो अर्थ के ऊपर होता है एटमॉस्फेयर, है ना, अर्थ के ऊपर है भाई साहब एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉपलेट्स हैं भाई साहब, ठीक है, या एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होती है, डिस्पर्जन, ठीक है। इनके ऊपर जब लाइट गिरता है, सनलाइट, तो भाई साहब डेविएशन होगा, है ना। तो डेविएशन किसका सबसे ज्यादा होता है भाई साहब? ब्लू कलर का। इसीलिए आसमान आपको ब्लू नजर आता है, आसमान आपको ब्लू नजर आता है। एक्चुअली आसमान बोल के कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्काई, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्काई, एवरीथिंग इज ब्लैक। स्पेस आपका ब्लैक है, स्पेस का कोई कलर ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब? ये वायलेट हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा क्या होगा? डेविएशन होगा। दिस वुड हैव द मैक्सिमम डेविएशन, दैट्स द रीजन इट अपीयर्स दैट द स्काई इज ब्लू, हाउएवर स्काई हैज गॉट नो कलर, ठीक है, ऐसा अपीयर होता है हमको, ठीक है, इट अपीयर्स एज इफ द स्काई इज ब्लू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, जब सन सेट होगा या सन राइज होगा तब आपको स्काई कैसा दिखेगा? इट विल रेडिश आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये अर्थ है, सन अभी यहां तक आ चुका है, ठीक है, तो इधर जो ब्लू कलर है वो इधर चला जाएगा, लेकिन जो रेड कलर है उसका लीस्ट डेविएशन होता है वो यहां पे आएगा। इसीलिए द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट द स्काई अपीयर्स टू बी रेड। ये स्काई आपका भाई साहब रेड दिखेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्योंकि रेड का सबसे लीस्ट डेविएशन होता है और वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, ठीक है। तो ये दो प्लेन सर्फेसेस हैं, इसमें एक एंगल है। तो देखो प्रिज्म कैसे कर रहा है भाई साहब? दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का चितर बितर होना, स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू दिस काइंड ऑफ अ सरफेस इट गेट्स स्प्लिटेड अप, ठीक है। ये स्प्लिटिंग अप जो होता है लाइट का, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। मैक्सिमम डिस्पर्जन किसका होगा भाई साहब? रेड का। और मिनिमम डिस्पर्जन किसका होगा भाई साहब? ब्लू का। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आता? समझ में आता? बहुत बढ़िया। तो वायलेट कलर डेविएट्स द मोस्ट, ठीक है। ये जो रेनबो आपको दिखता है ये भी इसी वजह से होता है। रेनबो आपको कब दिखेगा? व्हेन विल यू सी अ रेनबो? व्हेन विल यू सी अ रेनबो? उठा लीजिए उसको, इतना भारी भरकम बॉटल क्यों लाने का। हाँ, व्हेन विल यू सी अ रेनबो? रेनबो कब दिखेगा? बारिश और धूप एक साथ हो जब, ठीक है, जब धूप और बारिश एक साथ हो तभी आपको रेनबो देखने के चांसेस हैं। लगातार अगर मूसलाधार बारिश हो रही होगी, कोई धूप नहीं है, तब रेनबो नहीं दिख पाएंगे आप। बारिश और धूप जनरली जब एक साथ होंगे तब आपको रेनबो दिखेगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट आ रहा है और यहाँ पे रेन ड्रॉपलेट्स हैं। देखो एटमॉस्फेयर में क्या है? रेन ड्रॉपलेट्स हैं। ये रेन ड्रॉपलेट्स किसकी तरह दिख रहे हैं आपको? एक प्रिज्म की तरह ही होगा ये,
इट विल बी, देखो ड्रॉपलेट आपका कैसा होता है, ऐसा होता है ना, वाटर ड्रॉप ऐसा होता है, इट्स मोर और लेस द शेप ऑफ अ प्रिज्म। जब इसमें सनलाइट आएगा तो क्या होंगे, इसके 7 कलर बिखर जाएंगे कि नहीं, वही हो रहा है देखो, ठीक है, दिस इज व्हाट यू सी। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये किसका शेप है, ये ऐसा गोल शेप क्यों दिख रहा है, ये शेप आपको किसका शेप दिख रहा है भाई, लाइट कहां से आ रही है, सन से ना, तो सन का शेप ही दिखेगा ना, ठीक है, सन का शेप ही तो दिखेगा भाई साहब, ठीक है, लाइट कहां से आ रही है, सन से, तो सन का शेप ही दिखेगा। दिस इज बेसिकली द शेप ऑफ अ सन, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन रेनबो is that sunlight from the sun is falling on these water droplets which are behaving as minute prisms, and because of the dispersion or splitting of light by passing through these prisms you will see the light splitting up into 7 colors. This phenomena of light splitting up into 7 colors is basically called a rainbow. Are we clear to this one people? समझम क्लियर है, इसी की वजह से भाई साहब आपका रेनबो का फिनोमिना होता है, ठीक है। सो ये रेनबो भाई साहब आपके किससे बना हुआ है, रेड और ऑरेंज, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ये सब कलर से आपका भाई साहब बना हुआ है, ठीक है, ओके। सो द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सन्स लाइट बाय ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ह्यूमन आई, अभी भाई साहब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, किसके लिए हम देख पा रहे हैं, 2 चीजें हैं जिसके वजह से हम चीजों को अपने आसपास देख पाते हैं, एक है लाइट और दूसरी हमारी आंखें, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। इफ वी डू नॉट हैव आईज वी विल नॉट बी एबल टू सी, एंड इफ वी डू नॉट हैव लाइट अराउंड अस देन आल्सो वी विल नॉट बी एबल टू सी, ठीक है। सो वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ आवर आईज, ठीक है। तो आईज के बारे में, अभी आईज के बारे में पढ़ना मतलब बायोलॉजी का पढ़ना, लेकिन फिलहाल हम इसको फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखेंगे। आपका 9th में भी और 10th में भी जब लाइट के बारे में आप पढ़ेंगे, 10th में खासकर एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जनरली हम जितने भी लिविंग चीज़ों को पढ़ते हैं वो बायोलॉजी में आते हैं, यहाँ पे एज एन एक्सेप्शन ये भी एक लिविंग चीज़ है लेकिन ये फिजिक्स में आ रहा है। जैसे जब हम साउंड को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम ईयर को भी पढ़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो किसी चीज़ को बायोलॉजी में पढ़ना और फिजिक्स में पढ़ना डिफरेंस क्या है, अगर यही चीज़ मैं बायोलॉजी में पढ़ूँ आई को, तो इसमें आई में क्या क्या सेल्स हैं, ठीक है, क्या क्या टिश्यूज़ हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ूँ तो इसमें कैसे भाई साहब आपका साइट होता है, इमेज कैसे बनता है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। दिस इज बेसिकली द ह्यूमन आई। तो ये आपका ह्यूमन आई है, अगर आप इसको ऐसे देख रहे होगे, ठीक है, दिस इज द लैटरल सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन आई, ठीक है, ये एक लैटरल सेक्शन है ह्यूमन आई का, इस तरह से हम फिजिक्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। द ह्यूमन आई इज नियरली स्फेरिकल इन शेप, लगभग ये कैसा है, एक स्फीयर की तरह है। दिस इज बेसिकली स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। द ह्यूमन आई इज स्फेरिकल इन शेप, डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारे आंखों में अंदर तक यहाँ पे ये जो डायमीटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट इज 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का है। ये आपका कॉर्निया पार्ट है, दिस इज बेसिकली द कॉर्निया पार्ट, ठीक है। कॉर्निया कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, दिस इज द कॉर्निया पार्ट, ठीक है। और यहाँ से ही लाइट एंटर करती है, ठीक है। आपके पूरे आंख से लाइट एंटर नहीं करती है, आपके आंखों के बीच में जो काला वाला हिस्सा है उसके अंदर भी देखो एक छोटा सा काला वाला हिस्सा है, वहाँ से लाइट एंटर करती है। बाकी ये पूरा जो आपका है यहाँ से लाइट एंटर नहीं करती, इट डजंट एंटर, ठीक है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया पार्ट। इट इज व्हाइटिश इन कलर, द व्हाइट ऑफ द आई। तो आपका जो व्हाइट ऑफ द आई है, ठीक है, दैट इज व्हाइटिश इन कलर। इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई। तो आपके आई के लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर होता है। व्हाट इज एक्वस ह्यूमर पीपल? एक्वस ह्यूमर इज द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो कॉर्निया के पीछे आपका एक लिक्विड होता है, इस कॉर्निया के पीछे एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। दिस इज नोन एज द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये आपका हो गया आइरिस। अभी देखो आइरिस क्या करता है, जब आप कोई घुड़सवार को देखते हो, मतलब जो घोड़ा चला रहा हो, तो वो क्या करता है, घोड़े को कैसे कंट्रोल करता है, वो जो रस्सी पे रहता है इससे, राइट। तो घोड़े को लगाम जिसको हम बोलते हैं, तो घोड़े की लगाम से वो घोड़े के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से देखो कैसा होता है, आपने कभी ऐसा देखा है कि आप अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और अचानक से किसी ने उसके मुंह पे लाइट मार दिया तो क्या करेंगे? क्यों ऐसा होगा? वाई विल दिस हैपन? क्योंकि जब अंधेरा होता है ना, जब मतलब रोशनी कम होती है तो आपके आंखों का बल्जिंग बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर हो, क्योंकि लाइट है नहीं।
अभी आपको देखने के लिए क्या होगा, आपका ये जो साइज है आई बॉल का ये बढ़ जाएगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज। कौन बढ़ाएगा इसे? आइरिस मसल्स। हमारे मसल्स जो है तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आइरिस मसल्स होते हैं, ये वाले आइरिस मसल्स, ये क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, ताकि इसमें ज्यादा लाइट जा सके, क्योंकि वैसे भी लाइट की कमी है। When you are trying to view things in a dark room or in a dark atmosphere, okay, it will be difficult for you to judge things. It will be difficult for you to find things because there is very little amount of light around you. So to make maximum use of this little light around you, what will happen is this iris muscle, this will pull the cornea. It will pull the cornea ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसमें जा सके। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा लाइट है तब ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। ये भाई साहब छोड़ देगा, इसको मोटा हो जाएगा ये, ताकि कम से कम लाइट जाए, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी मतलब ये सब मत कीजिएगा। मतलब हम लोग करते हैं ना मजाक मजाक में, किसी के मुंह पे ऊपर टॉर्च मार दिया, नहीं, वो इरिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइरिस मसल्स अभी अकोमोडेट नहीं हो पाए हैं। आइरिस मसल्स हैव अकोमोडेटेड देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स। अंधेरा है, अचानक भयानक में तुमने बहुत सारा लाइट डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये इरिटेट हो जाएगा। इट कैन एक्चुअली कॉज डैमेज टू द आई सेल्स, ठीक है। उतना लाइट नहीं चाहिए अभी, ठीक है। जैसे समझो ऐसा है कि रात के टाइम पे आपको जितने भी रोड्स दिखते हैं उसमें क्या होते हैं? ज़्यादा ट्रैफिक होती है? नहीं होती है, ठीक है। अचानक में अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ गया तो भाई साहब ट्रैफिक जैम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उतने पुलिस वाले भी नहीं होंगे, उतना भाई साहब सिग्नल सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरीके का ये हमारे आई में भी अगर आपका ये सिस्टम रहता है कि आपका जो कॉर्निया मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सपैंड जब होते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स, और जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स, ठीक है। सो दिस आइरिस मसल बेसिकली एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू अलाउ द पासेज ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्निया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इट। Behind the cornea is a dark colored muscular diaphragm called the iris, ठीक है। डायफ्राम मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो। जैसे जब आप सांस ले रहे हैं तो देयर इज अ डायफ्राम हियर, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा भी आईज वैसे ही है, ठीक है। इट इज कॉन्स्टेंटली लाइक दिस, ठीक है। तो बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम एंड दिस इज कॉल्ड द आइरिस। इसको हम बोलेंगे आइरिस। द आइरिस में बी पिगमेंटेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन। तो कभी कभी आइरिस में पिगमेंट्स होते हैं। आप किसी किसी को देखते हो ना, नीली नीली आंखें हैं, ठीक है, या ग्रीनिश कलर है किसी का आइस का, वो इस आइरिस के कलर की वजह से होता है। कभी कभी इस आइरिस में पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं कभी कभी, ठीक है। सो जो कलर ऑफ आई जनरली ब्लैक होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का कलर ब्राउनिश है या किसी का कलर ग्रीनिश है या किसी का कलर ब्लूइश है, दैट इज बिकॉज ऑफ कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द आइरिस पार्ट। इस आइरिस पार्ट में भाई साहब आपके कलर पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्यूपिल, छोटा सा जो टुन्नू सा दिख रहा है आपके। पहला तो ये व्हाइटिश पार्ट है, उसके बाद ये ब्लैकिश पार्ट है, और उसके अंदर एक और ब्लैकिश पार्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल, ठीक है। सो दिस इज द प्यूपिल। अ स्मॉल सर्कुलर अपर्चर ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस एंड दिस इज कॉल्ड द प्यूपिल, ठीक है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टेबल। ये साइज जो है तो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, क्योंकि आइरिस जो है तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता रहता है, ठीक है। तो द साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरिएबल, ये वेरिएबल साइज है, एंड इज सेल्फ एडजस्टेबल। अपने अपने आइरिस के हिसाब से ये भाई साहब सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। तो ये ब्लैक अपीयर करता है क्योंकि इसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? द प्यूपिल आपका ब्लैक दिखता है, ब्लैक। आप देखोगे भाई साहब आंखें, आंखों के बीच में ये गोल सा है और उसके अंदर एक छोटा सा गोल दिख रहा है आपको, ठीक है। वो आपको ब्लैक दिखता है, क्यों? उसमें से कोई लाइट नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों नहीं लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? अरे भाई साहब अगर लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी तो लाइट अंदर जा नहीं रही है ना, इसका मतलब लाइट का अंदर जाना जरूरी है ना, तभी तो आप चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। अगर आपने सारे दरवाजे बंद करके रखे होंगे तो आपको सनलाइट नहीं आएगा, है ना। सो फॉर द लाइट टू एक्चुअली गो इनसाइड इट नीड्स अ डोरवे एंड दिस डोरवे इज प्रोवाइडेड बाय द प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक है। सो इट्स अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें पूरा पूरा लाइट अब्सॉर्ब हो जाता है। द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। एक मिनट
सो पीपल व्हाट इज हैपनिंग, ये जो आयरिस है ये रेगुलेट कर रहा है, द आयरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। तो ये प्यूपल का साइज एडजस्ट कर रहा है, बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है, एंड इस बड़े और छोटे करने से कितना लाइट एंटर हो रहा है वो ये कंट्रोल करता है, ठीक है, इट बेसिकली कंट्रोल्स। भाई जब देखोगे अगर आप बिल्डिंग्स में जो होती हैं रात को गेट्स हाफ खुली रहती हैं या कहीं कहीं पे बंद ही रहती है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, या तो हाफ खुली रहेगी या छोटा वाला गेट सिर्फ खुला रहेगा। तो जब हाई ट्रैफिक रहती है तो पूरा खुला रहता है। तो इसी तरह से हमारा जो एंट्री पॉइंट है लाइट का वो हमारे आई के प्यूपिल के थ्रू है। तो कभी कभी हमको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी हमको कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा ये आइरिस मसल स्ट्रेच होता है तो ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कम लाइट एंटर करता है, ठीक है। सो द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। इन ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्राइट लाइट है, आपके आजू बाजू में कोई बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप ऐसे हो जाओगे, देखो, ठीक है, कभी देखा है, अपने आप को ऑब्जर्व करो, बहुत ज़्यादा लाइट अगर अपने आपके फेस के ऊपर आ रहा हो तो आप ऐसे हो जाओगे, मतलब आपकी आंखें भी छोटी हो जाएंगी और प्यूपिल का साइज भी छोटा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा लाइट हमारे आई सेल्स को डैमेज कर सकता है। वी डू नॉट नीड दैट मच ऑफ लाइट, ठीक है। सो इन ब्राइट लाइट प्यूपिल क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्यूपिल आपका फटाक से छोटा हो जाएगा। इट डजंट नीड दैट मच अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई, ठीक है। तो आइरिस मसल्स इन डिम लाइट प्यूपिल डायलेट्स। तो डायलेट्स मतलब एक्सपैंड, ठीक है, डायलेट्स मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्सपैंड करेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्यूपिल आपका छोटा हो जाएगा ब्राइट लाइट में और डार्क लाइट में आपका प्यूपिल ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपैक्ट्स कलर टू द आई, ठीक है। द आइरिस क्या क्या करता है भाई साहब, फंक्शंस ऑफ द आइरिस। तो आइरिस मेन फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई as per your situation and circumstances. There might be too much of light around you in the atmosphere. During this what will happen, it needs to regulate the amount of light which enters the eye, ठीक है। and आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। तो in a dark atmosphere what will happen, the pupil will expand, pupil भाई साहब आपका expand हो जाएगा so that as much amount of light as it can enter through the eye, ठीक है, ओके। इम्पार्ट्स कलर टू द आई। तो आइरिस का दूसरा फंक्शन क्या है भाई साहब, इट इम्पार्ट्स कलर टू द आई। किसी के भी अगर आईज कलर्ड है तो क्यों, उसकी वजह क्या है भाई साहब, देयर इज पिगमेंटेशन इन द आई। सम पीपल हैव अ ग्रीन कलर्ड आई, सम पीपल हैव अ ब्लू कलर्ड आई, सो देयर इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन दैट इज देयर इन द कलर, ठीक है। कभी कभी जिसका अगर कलर ब्लू है तो दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस का कलर ब्लू है, ठीक है। इसकी अगर ग्रे है तो दिस इज बिकॉज ऑफ आइरिस पिगमेंटेशन। अगेन somebody has green color, so this is because of iris pigmentation. Hazel color, iris pigmentation. Brown color, all these are because of pigmentations or pigments present in the iris, ठीक है, ओके। तो आपका देखो ये लेंस है, this is basically the lens through which light enters. लाइट जो एंटर कर रहा है वो इस लेंस से एंटर कर रहा है और इस लेंस को स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कौन करता है ऐसा, आपके आइरिस मसल्स, ठीक है। द आइरिस मसल्स बेसिकली स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द लाइट एंटरिंग थ्रू द आई इज फोकस्ड बाय द आई लेंस। तो ये फोकस करता है, मतलब क्या होता है, ये आई से जो लाइट आ रहा है ये यहाँ पे जाकर फोकस होता है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कैप्चरिंग इमेज है, ये आपका है भाई साहब रेटिना, दिस इज द रेटिना पार्ट, ठीक है। इसमें आपके इमेजेस कैप्चर होते हैं और ये ऑप्टिकल नर्व है, ये आपके ब्रेन तक जाता है, ठीक है। आपने जो कुछ भी देखा है उसका इंटरप्रिटेशन आपके ब्रेन तक जाता है बिकॉज देयर इज अ रेटिना। ये रेटिना में इमेजेस कैप्चर होते हैं, इस रेटिना में इमेजेस आपके कैप्चर होते हैं। इट इज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेजेस आर कैप्चर्ड एंड वॉट एवर इमेजेस आर कैप्चर्ड, ये ऑप्टिकल नर्व है, ये ब्रेन तक आपको जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसके टी शर्ट का कलर रेड है, कौन इंटरप्रेट कर रहा है, मेरा ब्रेन में इसके टी शर्ट का कलर इमेज फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, रेटिना में, और यही भाई साहब जा रहा है कहाँ तक, आपके ब्रेन तक, और ब्रेन में ये कलर डिकोड हो रहा है, ही इज वेयरिंग अ रेड टी शर्ट, ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर, ओके। तो ये आपके लेंस हो गए, ओके। द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। कॉन्वेक्स लेंस मतलब इस तरीके का लेंस है, देखो, एक होता है कॉनकेव, ठीक है, ये इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, कॉनकेव, और इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, ठीक है। सो आई लेंस आपका किस तरीके का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इट इज बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। तो ये आपके ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स है, ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स हैं। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर समझम। The eye lens is convex lens made up of transparent crystalline layers. It is harder
at its middle and gradually becomes softer at its edges, ठीक है। तो जैसे जैसे एजेस में जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह। ये जो मिडिल एंड है ये बहुत हार्ड होता है और ये वाला थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। क्यों ऐसा होगा बताओ, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पुल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यही अगर हार्ड हो जाए तो टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट है उधर, इट इज अ लिटिल सॉफ्टर आउट हियर, ठीक है। Okay, the eye lens is convex lens made up of transparent crystalline layers. It is harder at its middle and gradually becomes softer towards its edges. तो ये आपके edges हैं और इन edges में ये क्या हो जाएगा, it will be softer, क्योंकि maximum pull आपका कहाँ पे generate होता है, maximum pull आपके iris muscle से यहाँ पे generate होता है, maximum pull आपके iris muscle से यहाँ पे generate होता है, ठीक है। Are we clear on this one people? ये आपके ciliary muscles हैं। The eye lens is held in its position by the ciliary muscles. तो ये आपके ciliary muscles हैं जो eye lens को उसके पोजीशन पे हेल्ड अप करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका ciliary muscles को टाइट करके रखता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। These muscles help in changing the curvature and hence the focal length of the eye lens, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, इसका ऐसे खींच दिया इसको तो ये पतला हो जाएगा और ढीला छोड़ दिया तो मोटा हो जाएगा, पतला मोटा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ लाइट इज बेसिकली एंटरिंग, कितना लाइट भाई साहब आ रहा है, ठीक है। दीज मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर एंड हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है। द लेंस फोकसेस द लाइट ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ये आपका भाई साहब लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेटिना, ठीक है। पूरे लाइट को कहां पे फोकस करेगा, ये रेटिना में। रेटिना में क्या हो जाएगा भाई साहब, इमेज कैप्चर होगा, रेटिना में आपका इमेज कैप्चर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक स्क्रीन तो चाहिए ना जहां पे इमेज कैप्चर हो, तो ये होगा आपका रेटिना। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। आपका जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो उल्टे ही देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये यहां पे जो इमेज फॉर्म होगा ना वो उल्टा होगा। मतलब एक्चुअली में अगर मेरा आंख निकाला जाए और उसमें जो इनका इमेज कैप्चर हुआ तो वो ऐसे उल्टे देखेंगे, ठीक है। मतलब आकाश ऐसे उल्टा दिखेगा उसमें, तिलक तिलक, तो वो ऐसे उल्टा दिखेगा। एक्चुअली हमारा ब्रेन इसको डिकोड कर रहा है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। हमको सारी चीजें जो हमारे रेटिना में कैप्चर होती हैं ये क्या होती हैं भाई साहब, इन्वर्टेड। रियल इमेज कैप्चर होगा और इन्वर्टेड इमेज कैप्चर होगा। हर एक चीज को आप जो देख रहे हो वो उल्टा ही देख रहे हो। मतलब यहाँ पे रेटिना में जो कैप्चर हो रहा है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ये जाके ब्रेन में सीधा हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डिपिक्टेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? वरना हर चीज आप उल्टी ही देख रहे हैं, आपका जो कैप्चरिंग हो रहा है वो उल्टा ही हो रहा है। एवरी इमेज दैट योर आई इज कैप्चरिंग ऑन द रेटिना इज बेसिकली एन इन्वर्टेड इमेज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, इसको हम बोलेंगे भाई साहब रेटिना। रेटिना में भाई साहब ऐसे सेल्स होते हैं, रेटिना में ऐसे सेल्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट हमने रेटिना का उठाया यहाँ पे, अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द रेटिना एंड यू कैन सी सो मेनी सेल्स आर देयर, द रॉड्स एंड कोन्स आर देयर, ठीक है। बहुत सारे वेरियस टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रॉड्स बोलते हैं। एक होता है आपका रॉड सेल्स और दूसरा होता है आपका कोन्स। ये आपके कोन सेल्स होते हैं, ठीक है, आइसक्रीम के कोन की तरह, और ये आपके रॉड की तरह, ठीक है। सो दीज आर रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। इट हैज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनर्मस नंबर, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव और फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इस पूरे मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर्स मतलब लाइट को जो रिसीव करते हो, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ फोटो रिसेप्टर्स ऑन दिस, ठीक है। तो rods and cones respond respectively to the amount of light energy to the colors present in it, ठीक है। हम सब के अंदर rods and cones हैं और ये जितना लाइट एनर्जी इस पे फॉल हो रहा है उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करते हैं। The cones help us in color vision and gets activated only in bright light conditions, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको दिन में नहीं दिखता है, जैसे आउल, ठीक है, बैट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा उनको? क्योंकि उनके अंदर भाई साहब कोन्स बहुत कम है, ठीक है। उनके अंदर कोन्स बहुत कम है जिसके वजह से उसको दिन में नहीं दिखता। ये दिन में दिखने वाला है, गेट्स एक्टिवेटेड ओनली इन द ब्राइट लाइट कंडीशंस। हमारे अंदर रॉड्स एंड कोन्स सिमिलर है तो इसीलिए हम रात को और सुबह ऑलमोस्ट लगभग सेम तरीके से देख सकते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे जैसे आउल हो गया, बैट्स हो गए, ठीक है, ये जो क्रीचर्स हैं इनको भाई साहब दिन के टाइम पे दिखेगा नहीं। इनके चारों तरफ लाइट है लेकिन इनको कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इनके जो रॉड सेल्स हैं, सॉरी अपने कोन सेल्स हैं, दीज आर वेरी लेस, ठीक है। द कोन्स हेल्प अस इन कलर विजन एंड गेट्स एक्टिवेटेड ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशन। कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स, उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, दे आर नॉट एबल टू सी कलर,
ठीक है, क्योंकि उनके ये कोन सेल्स नहीं होते और इसका हमको हमारा कोई इलाज नहीं है, देर इज जस्ट नो, आपको दिख रहा है यही काफ़ी है, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो कुछ कुछ लोगों को मतलब कलर्स दिखते ही नहीं है, ठीक है, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, ठीक है। ओके, रॉड सेल्स क्या होते हैं भाई साहब? द रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन डिम कंडीशंस। क्या आप अंधेरे में देख पाएंगे? नहीं, लेकिन एक जो बैट है या आउल है वो अंधेरे में बहुत दूर तक अपने शिकार को देख लेगा, ठीक है। तो अंधेरे में देख पाना ज़्यादा रॉड सेल्स की वजह से होता है। जहाँ पे ज़्यादा रॉड सेल्स रहेंगे वहाँ पे ऑब्वियसली कोन सेल्स कम हो जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा कोन सेल्स रहेंगे वहाँ पे ऑब्वियसली रॉड सेल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। रॉड सेल्स हेल्प इन कलर विजन and they work under bright light conditions. Sorry, अपना cone cells. Cone cells help in color vision and they work under bright light conditions such as daylight conditions. And rod cells are cells which are responsible for vision in dim conditions, very less light conditions. ठीक है? So rods and cones respond respectively to the amount of light, energy and to the colors present in it. तो आपके cone cells अगर defective हुए, किसी में अगर कोन सेल्स डिफेक्टिव होते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है? देखो, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। जिस इंसान में कोन सेल्स कम होंगे या डिफेक्टिव होंगे वो कलर ब्लाइंड होगा, उसको दिखेगा तो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ब्लैक एंड व्हाइट, ही विल नॉट बी एबल टू सी कलर्ड विजन, ठीक है, वो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ठीक है, या कर पाएगी, ठीक है। ओके, कलर ब्लाइंड बोलते हैं हम इसको, मेनी पीपल आर कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये होता ही है। रॉड सेल्स में क्या दिखता है आपको? बेसिकली रॉड सेल्स आर फ्यूअर इन नंबर, इनका नंबर वैसा साहब कम होता है, एंड जनरली दे हेल्प अस इन डिम लाइट, डिफिकल्ट टू सी क्लियरली इन डिम लाइट। अगर एक मतलब बहुत कम लाइट है और कुछ लोग भाई साहब कुछ भी नहीं देख पाएंगे, एकदम लाठी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट देन दैट पर्सन ऑब्वियसली हैज लेसर नंबर ऑफ रॉड सेल्स, ठीक है, रॉड सेल्स बहुत कम है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब कुछ लोग रात के अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। एज रिलेटेड एक होता है, जब इंसान की उम्र हो जाती है तो ऑब्वियसली रॉड सेल्स और कोन सेल्स में उतना एक्टिवनेस नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है, आपकी उम्र का है या 25 साल का है और उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, तो वन ऑफ द रीजंस कुड बी लेसर नंबर ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना रीजन, ठीक है। तो रेटिना रीजन में आपके दो टाइप के सेल्स हैं, रॉड एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स हेल्प इन विजन ड्यूरिंग डिम लाइट and cone cells help in vision during bright light as well as to help in distinguishing different types of colors. अलग अलग कलर्स देखने के ये मदद करता है, ठीक है। So owl, देखो owl is what? Owl is a creature which will have larger number of rod cells, however cone cells इसमें almost inactive है, तो इसीलिए इसको कलर नहीं दिखेगा और ब्राइट लाइट में कुछ नहीं देख पाएगा। बहुत बार मैंने देखा आउल ऐसे बैठा हुआ है सुबह के टाइम पे, कुछ नहीं दिख रहा, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड, ठीक है। तो आउल का भाई साहब मोर रॉड्स कंपेयर टू कोन्स, तो रॉड्स इसके ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कोन्स। कोन्स आपको ब्राइट लाइट में विजन में हेल्प करता है और कलर डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, ये इसके कम है। रॉड्स इसके ज्यादा हैं, इसीलिए नाइट विजन इसका बहुत शार्प है, बहुत दूर से भाई साहब किसी चूहे को देख लेगा वो, ठीक है, अपने शिकार को देख लेगा बहुत दूर से, रात को टाइम पे जब आप देख भी नहीं पाएंगे। दे आर बेसिकली नाइट क्रिएचर्स, और ये भाई साहब नाइट में फटाक से अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं, ठीक है, लेकिन वही चीज उनको दिन में बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। रात में वो बहुत किलोमीटर तक देख लेंगे, लेकिन दिन में भाई साहब इतना भी नहीं देख पाएंगे, यहां तक भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनके कोन्स बहुत कम है एज कंपेयर टू रॉड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज पीपल, इनका कॉर्निया भी लार्ज है और पीपल भी लार्ज है, ठीक है। ईगल देखिए, ईगल का भाई साहब क्या हो जाएगा? ईगल डे लाइट विजन है, मोर कोन सेल्स एज कंपेयर टू रॉड्स। तो ईगल का क्या है? ज्यादा कोन सेल्स हैं, तो इसका डे लाइट विजन बहुत शार्प है, ठीक है, एज कंपेयर टू रॉड्स। आप देखोगे ईगल बहुत सारा ऊपर है, बहुत ऊपर है, लेकिन पानी के नीचे कौन सी मछली है वो दिख जाएगी उसको, वो फट से झपट्टा मारेगा, ठीक है। तो इतने ऊपर रहने के बावजूद भी इट इज एबल टू लोकेट इट्स प्रे फ्रॉम अ वेरी फार ऑफ प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम पे बहुत सुपर एक्टिव होगा, क्योंकि इसके कोन सेल्स एज कंपेयर टू रॉड्स आर ग्रेटर, ठीक है, कोन सेल्स ज्यादा हैं रॉड सेल्स के। दे कैन सी वेरी वेल ड्यूरिंग द डे, बहुत अच्छी तरीके से ये देख पाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आई की बात करते हैं अभी हम, ठीक है। ह्यूमन आई में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हो गया आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। आपने जो भी देखा वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है और उसके अकॉर्डिंगली काम होता है, ठीक है। सो ऑप्टिक नर्व बेसिकली कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। देखो ये हट गए वैसे, मैंने छोड़ा नहीं इसको, ये मेरे हाथ में ही है। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम? I signaled as if I am throwing this pen to him.
ठीक है। सो इन सेल्फ डिफेंस ही वेंट लाइक दिस। कैसे हुआ ये? एक बहुत ही फटाक से 1 सेकंड में काम हो गया, ये 1 सेकंड के कम में काम हो गया, ठीक है। देयर वाज अ डेंजर, दिस पेन कुड हैव हिट हिम इफ इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम माय हैंड, ठीक है। द मोमेंट आई डिड दिस देयर वाज अ विजन दैट वाज कैप्चर्ड बाय हिज आईज एंड बाय द मीडियम ऑफ ऑप्टिक नर्व इट वाज सेंट टू हिज ब्रेन। फटाक से ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया इसके गले के मसल और ये, ठीक है। सो इज टाइम टू बेसिकली, अगर कोई क्रिकेटर है जो क्रिकेट खेल रहा है और बॉल आ रही है बहुत जोर से, कोई बाउंसर आ गया भाई साहब, अगर वो नहीं हटा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। आप रास्ते पे चल रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप भाई साहब ऐसे खड़े रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर वेरी क्विक रिस्पॉन्सेज ऑन द थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू। आपके देखने पे जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं वो भाई साहब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जनरेट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर वेरी शार्प। जैसे ही आपने स्विच दिया भाई साहब, पंखा चलने लगा फटाक से, है ना, कोई डिले नहीं है। इसी तरह से जैसे ही आपके आजू बाजू कोई घटना घटती है जो आपके लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकती है, उसी लिए फटाक से आपका रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए। सो अगर फटाक से रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए तो ऑब्वियसली ये कैसे जनरेट होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, ठीक है। सो ऑप्टिक नर्व इट डज व्हाट? इमेज दैट हैज बीन कैप्चर्ड इन द रेटिना, दिस इज पास थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, ये काला वाला चीज, ठीक है। व्हाट दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट। अगर आप किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसका इमेज रेटिना में इस छोटे से पॉइंट पे हो रहा है तो आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे, चाहे वो चीज पास हो चाहे दूर हो, कहीं भी हो। अगर उसका इमेज रेटिना में बन रहा है ब्लाइंड स्पॉट, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, दिस इज नोन एज अ ब्लाइंड स्पॉट। वो चीज आपकी कितने भी पास हो या कितने भी दूर हो, आप उसको नहीं देख पाएंगे। इफ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द ब्लाइंड स्पॉट, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी। बहुत जोर से नींद आ रही है, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब आई, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। तो ये आपका ऑप्टिक नर्व है, देखो यहां से चालू हो रहा है, और ये रेटिना है, ठीक है। एंड द रेटिना देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स। यहाँ पे भाई साहब कोई भी रॉड्स नहीं है और कोई भी कोन्स नहीं है। कोन्स किस में मदद करते हैं? ब्राइट लाइट विजन में और कलर डिस्टिंग्विशिंग में। रॉड्स किस में मदद करते हैं भाई साहब? डिम लाइट विजन में। तो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट पे ना ही कोई रॉड्स हैं और ना ही कोई कोन्स हैं, ठीक है। नो सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट, सो ऑब्वियसली यू विल हैव नो विजन एट दिस प्लेस। इस जगह पे आपका कोई भी विजन नहीं होगा। मतलब कोई समझ लो ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन रहा है, सो दिस विल बिकम अ ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नो इमेज गेट्स फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट एज इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई, और ये हर एक के आंख में रहता है, ठीक है। द ऑक्टोपस डज नॉट हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। द photoreceptors in the octopus retina are located in the inner part of the eye, while the cells that carry information to its brain are in the outer portion of its eye. Its optic nerve therefore does not cross any point of its retina. तो ऑक्टोपस में भाई साहब इस तरीके का अरेंजमेंट है कि उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, ठीक है। डज नॉट हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। द फोटो रिसेप्टर्स इन द ऑक्टोपस, मतलब जो लाइट को कैप्चर करते हैं, रेटिना आर लोकेटेड इन द इनर पार्ट ऑफ द आई, तो इनर पार्ट ऑफ द आई में है। वाइल द सेल्स दैट कैरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन, ये वाला जो सेल है ऑप्टिक नर्व बेसिकली दैट कैरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन आर इन द आउटर पोर्शन ऑफ इट्स आई, तो ये आउटर पोर्शन ऑफ इट्स आई में लोकेटेड होता है। बहुत सारी मान्यताओं में ऑक्टोपस को जादूगर बोला गया है, ठीक है। ऑक्टोपस को, क्योंकि ऐसा विजन है ऑक्टोपस का, मतलब हमसे भी एक कदम आगे है उसका विजन। उसके आई में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और उसका ऑप्टिक नर्व, जैसे हमारा रेटिना और ऑप्टिक नर्व का एक जंक्शन है, उसका ऐसा नहीं है, ठीक है। रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जंक्शन नहीं है, ठीक है। सो द आर इन द आउटर पोर्शन ऑफ इट्स आई, इट्स ऑप्टिक नर्व देयरफॉर डज नॉट कैरी एनी पॉइंट ऑफ इट्स रेटिना। बहुत सारे जगहों पे, जैसे वो हम लोग कभी कभी देखोगे ना, कोई पंडित लोग बैठते हैं रास्ते के किनारे तोता लेकर, तो तोता अगर जिस चीज़ को उठाएगा वही आपका भविष्य हो जाएगा। ऐसा बाहर की कंट्रीज में माना जाता है कि ऑक्टोपस जिस चीज़ को भी उठा ले वही आपका भविष्य हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टोपस लोग पालते हैं। एक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो उस फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक ऑक्टोपस था, वो ऑक्टोपस बहुत फेमस हुआ, उसको रखा गया और सारे टीम्स के चिट्स रखे गए ऐसे। उसमें जिस टीम को एक्चुअली पिकअप किया वो क्या, वो तो ऐसे ही, वो तो जानवर है, कुछ भी उठाएगा, तो उसने जिस टीम को पिकअप किया एक्चुअली वही टीम जीती, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं लोग कि ऑक्टोपस का विजन हमसे भी ज़्यादा अच्छा है, वो देख सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये ज़रूर है कि वो देख सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है, लेकिन भविष्यवाणी कर सके ये, मतलब ये तो फिर दूसरी बात हो गई, साइंस की बात नहीं है, ठीक है।
क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ऑक्टोपस में भाई साहब कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। कॉर्निया हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका एक्वस ह्यूमर, ठीक है। आइरिस, देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज प्यूपिल, देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज लेंस, देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज सिलियरी मसल्स, देन देयर इज अ रेटिना, देयर इज एन ऑप्टिक नर्व एंड देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व ऑन विच इफ देयर इज एन इमेज फॉर्म्ड यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट, आप नहीं देख पाएंगे उसको, ठीक है। चाहे वो चीज दूर की हो, चाहे वो चीज पास की हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप ओल्ड हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी चीज का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेंस, हमारे आई का जो लेंस होता है वो भाई साहब ब्रॉड भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज अलाउड टू एंटर थ्रू द एटमॉस्फेयर और नियर बाई प्लेस। आइरिस इज बेसिकली अ मसल, ये मसल भाई साहब एक्सटेंड होता है या भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉर्निया हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली कॉर्निया, और ये होता है प्यूपिल। प्यूपिल इज बेसिकली द विंडो फॉर द लाइट, इससे लाइट एंटर होती है, ठीक है। द एंटायर लाइट एंटर्स टू द प्यूपिल। देन वी हैव द एक्वस ह्यूमर, ये भाई साहब एक लिक्विड पोर्शन है एक्वस ह्यूमर। देन वी हैव सिलियरी मसल्स, ये भाई साहब टाइट करते हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स टाइट करेंगे या ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे या ढीला छोड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ लाइट हैज टू एंटर थ्रू द लेंस। अगर ज्यादा लाइट एंटर करना है तो क्या करेगा भाई साहब, ये टाइट कर देगा। जब आप मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे काफी अंधेरा है तो सिलियरी मसल्स टाइट हो जाएंगे ताकि ये लेंस आपका चौड़ा हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ पाए। और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट है जहां पे ऑलरेडी बहुत लाइट है तो ये भाई साहब ढीले हो जाएंगे, तो ये आपका चिपक जाएगा, ठीक है, ताकि कम लाइट एंटर हो, ठीक है। ओके, सिलियरी मसल्स। रेटिना इज बेसिकली दिस पोर्शन ऑफ द आई ऑन विच इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर ट्राइंग टू सी आर फॉर्म। तो रेटिना वो वाला पोर्शन होता है जहां पे इमेजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है भाई साहब? ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेजेस, इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन। तो ये ब्रेन तक भाई साहब इमेज जाता है। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो आपके रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है वो उल्टा ही फॉर्म होगा, ठीक है, वो उल्टा ही फॉर्म होगा। मतलब मेरे, अगर इन दोनों को हम देखेंगे, मेरे रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो ऐसा उल्टा है दोनों, ठीक है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा इंटरप्रेट करता है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स इमेज फॉर्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन इन आवर रेटिना। इट्स ओनली द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स इट्स इन द राइट पोजिशन, ठीक है। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, केयर ऑफ द आई, ठीक है। तो आपका भाई साहब, ओ शेर आ गया, शेर आया, शेर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? जैसे शेर देखा आपने, ये ऑप्टिक नर्व से मैसेज जाएगा आपके ब्रेन पे, भैया भागो, ठीक है, वरना, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब शेर दिखा। लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया, व्हाट विल हैपन हियर, ठीक है। देन द लाइट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल। तो ये हमारा प्यूपिल जो है हमारे आईज के लिए ये विंडो है जहां से लाइट एंटर हो रहा है, ठीक है। द लाइट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल एंड this image is formed on the retina. After that it hits the lens which converges these light rays, ठीक है। तो ये light rays converge हो रहा है to form a real inverted and diminished image on the retina. तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो शेर ऐसा है लेकिन इसका उल्टा इमेज दिखेगा आपको रेटिना में, ठीक है, इसका उल्टा इमेज आपको रेटिना में फॉर्म होगा। ये इमेज ऑप्टिक नर्व से कहां तक जाएगा भाई साहब? ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन इसको सीधा इंटरप्रेट करेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। टू फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। आपके रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है वो छोटा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म होगा, मतलब फोटो कैप्चर होगा वो। रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एंड डिमिनिश्ड छोटे साइज का, मतलब जितना बड़ा साइज है उससे छोटा साइज यहाँ पे फॉर्म होगा ऑन द रेटिना, ठीक है। The light sensitive cells of the retina get activated, and what are the light sensitive cells? The rods and the cones, ठीक है। The incidence of light and generate electric signals. तो जैसे भाई साहब लाइट गिरता है, इससे भाई साहब क्या होगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होंगे, और यही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहां तक जाएंगे भाई साहब? ब्रेन तक जाएंगे, ठीक है। दे विल बेसिकली गो टू द ब्रेन। तो आपके भाई साहब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ व्हाट? रॉड्स एंड कोन्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स आर मेड अप ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स किससे बनते हैं भाई साहब? रॉड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट एंड कोन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? रॉड्स आपके डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, कोन्स आपके ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स। The brain then interprets the electric signals in such a way that we see an image which is erect and of the same size as the object. तो छोटा सा इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा और ये उल्टा इमेज फॉर्म होगा, लेकिन हमारा ब्रेन उसको वाकई में जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने को इंटरप्रेट करेगा और सीधा इमेज इंटरप्रेट करेगा। There is a part of our brain. Although the brain is getting information in the form of a real inverted and diminished image, however, it will interpret as real, ठीक है, erect and of the same size as the object. The image is of the same size as the object,
ठीक है। केयर ऑफ द आई भाई साहब, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस हैव बीन सजेस्टेड टू एंश्योर हेल्थ केयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, आज की तारीख में हम इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लत लग गई है किसकी, सेलफोन की, और सेलफोन से हमेशा रेज निकलते हैं जो आपके आईज के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव। ओके, तो हैव अ रेगुलर चेकअप, इफ सो एडवाइस यूज द करेक्ट स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स पहनना मतलब कोई आई डिजीज नहीं है, कोई वायरल डिजीज नहीं है। ठीक है, हमारा जो लेंस है वो जितना छोटा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो फोकस का नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लेंस डालते हैं। ठीक है, ये आपका एक मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, इट इज नॉट अ वायरल और अ बैक्टीरियल डिजीज। ये भाई साहब लेंस एडजस्ट नहीं हो रहा आइरिस मसल्स के हिसाब से, तो इसीलिए हम एक एक्सटर्नल लेंस लगाते हैं। ठीक है, हमारा एक एक्सटर्नल लेंस जो हम बेसिकली एक आज की तारीख में कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, या आप चश्मा भी पहनते हैं जो भी। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट वी वेयर। ठीक है, तो आप अगर कोई भी आई टेस्टिंग के लिए गया रहेगा तो आपको मालूम होगा इस तरीके का आपके सामने वो लोग रखते हैं। ठीक है, तो अगर आई टेस्टिंग हो तो वो ऐसा जैसे जैसे ये मेरा चश्मा है, तो इस चश्मे को देने के पहले उन लोगों ने क्या किया, मेरे को ऐसे बैठाया और ये एक वॉल था और उसमें ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स लिखे रहेंगे, आपको बोलेंगे ये नीचे वाला लाइन पढ़ो, उसके ऊपर वाला लाइन पढ़ो, उसके ऊपर वाला लाइन पढ़ो। फिर वो क्या करेंगे, ऐसा एक आपका लेंस रखेंगे यहाँ पे, उसके फोकस को एडजस्ट करेंगे। तो आपको जब ये सारे चीज़ें सही सही दिखने लगेंगी तब वहाँ पे रुक जाएंगे और उसी लेंस का जो रीडिंग होगा उसी के हिसाब से आपका चश्मा बनता है। ठीक है, सो अलग अलग लोगों की अलग अलग चश्मे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अलग अलग फोकल लेंथ की। कोई गया यहाँ पे आई रेगुलर चेकअप के लिए? जाना चाहिए भाई साहब, जाना चाहिए, प्लीज़ डू गो हेड, साल में एक बार कराना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपके आई में और ज़्यादा डैमेज होगा। अगर आपने लेंस लगा लिया है, समझ लो अगर मुझे बोला गया है डॉक्टर ने कि भाई रीडिंग के समय पे चश्मा पहनना आपका ज़रूरी है, और अगर मैं नहीं पहन रहा हूँ और आई पे स्ट्रेन देकर उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो डैमेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट इफ़ यू हैव स्पेक्टिकल्स टू यूज़ देम। ठीक है, नेवर लुक एट द सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। कभी वैसा सन को ऐसे मत देखो। ठीक है, कोई भी बहुत बड़ा पावरफुल लाइट सोर्स अगर होगा, जैसे समझ लो ये स्ट्रीट लाइट्स हैं या कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा लाइट देने वाला कोई भी ऐसा सोर्स रहेगा, उसकी तरफ कभी भी मत देखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। आपने एक सुना रहेगा कि ग्रहण के समय पे सूरज को नहीं देखना चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ठीक है, एक्लिप्स जब होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है, तो सूरज की तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए? इसका लोग समझते हैं कि ये वहम है, या इसका लोग समझते हैं कि रिलीजियस रीज़न है, लेकिन एक्चुअली में बहुत साइंटिफिक रीज़न है। मुझे नहीं मालूम ये वहम है या एक रिलीजियस रीज़न है, बस मुझे ये मालूम है कि इसका साइंटिफिक रीज़न है। कोई बता सकता है क्या? देखो, ग्रहण के टाइम पे क्या हो रहा है, ये सूरज है, सूरज के बीच में क्या आ रहा है भाई साहब, मून आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सूरज ढक जा रहा है। तो अभी जैसे सूरज ढक गया तो इसका लाइट डिम हो जाएगा। अगर आप सूरज को देख रहे हो तो आराम से देख पाओगे, लेकिन ग्रहण का जो समय होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, फट से भाई मतलब क्या हो जाएगा, सूरज के साथ अर्थ घूम रहा है और अर्थ के आजू बाजू मून घूम रहा है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, फट से ऐसे आ जाएंगे और फटाक से वो लाइट आपके आंखों में आएगा। इट्स लाइक दिस कि आप अंधेरे में कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, मैंने आपकी मुंडी घुमाई, ऐसे टॉर्च मार दिया आपके ऊपर, कैसे आप इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि आपके आई सेल्स अचानक से इतने लाइट में डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि सूरज ढक गया है, मून से ढक गया है। ठीक है, इट्स अ सोलर एक्लिप्स थिंग। So what has happened is that there is a very minimum amount of light that is reaching your eyes, and if you are continuously looking at it, within seconds that moon will move out, because earth and moon both are moving with very high speeds. So what will happen, the moment it moves out, a huge amount of light will enter your eyes and that can cause severe damage. ठीक है, लोग ऐसा मानते हैं कि अरे वो ग्रहण देखने गया और वो अंधा हो गया। नहीं भाई साहब, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, वो ग्रहण देखने गया और नेकेड आई से देख रहा था इसलिए वो अंधा हो गया, क्योंकि अचानक से बहुत बड़े अमाउंट ऑफ लाइट ने उसके आंखों में एंट्री दी और दैट्स द रीजन द सेल्स वर डैमेज्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? समझो अगर आपके बिल्डिंग में भाई साहब गेट है, ये गेट है, गेट बंद है और अचानक भयानक में कोई बहुत बड़ा ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा हो, तो क्या होगा, गेट उड़ जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा कि नहीं? तो दैट इज व्हाट विल हैपन इफ आपका भाई साहब गेट बंद है, मतलब आपका प्यूपिल जो है तो ऐसा एक्सपैंडेड है। ठीक है, कम लाइट है और अचानक भयानक में बहुत सारा लाइट अगर आ गया सो इट विल डैमेज। उधर देखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, वो टाइम अपना काम करता रहेगा, तू अपना काम नहीं कर रहा है। नेवर लुक एट द सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। ठीक है, हैव सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हेन यू आर रीडिंग।
कभी भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो लाइट होना चाहिए आजू बाजू, अंधेरे में पढ़ाई करने का कोशिश मत कीजिए। राइटिंग और वॉचिंग टेलीविजन, पुअर लाइटिंग इन अ रूम कॉजेज आई स्ट्रेन। तो जितना आपका लाइटिंग एक रूम में पुअर होगा उतना ज्यादा आपका आई स्ट्रेन होगा। क्लियर है? जस्ट वन मोमेंट। Okay, have sufficient light in the room when you are reading, writing or watching television. Poor lighting in a room causes eye strain. तो इससे भाई साहब आपका आई का स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर आपने कम लाइट में पढ़ने की कोशिश की तो आपका ऊपर आई स्ट्रेन बढ़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। Try not to spend too much time looking continuously at a computer screen or television. ठीक है? It can cause eye strain. Along with this, mobile screens, है ना? अच्छा, सब मुंडियां हिल रही हैं। ओके। ईट अ बैलेंस डाइट, ये मोबाइल का तो लिखा ही नहीं रहा यहाँ पे भाई साहब, जिसमें आपकी जिंदगी अटकी हुई है ना। ईट अ बैलेंस डाइट, कितना टाइम स्पेंड करती हूँ मोबाइल पे? एकदम सच सच गीता पे हाथ रखकर कसम खाकर बोलो, अरे कितना फिर भी। ओके, प्लीज ट्राई टू अवॉइड लुकिंग एट अ मोबाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ईट अ बैलेंस डाइट हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपके डाइट पे भी आपकी आंखों की रोशनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत सारे छोटे बच्चों को ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, जो आपके किस में होते हैं? ज़्यादा करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। Green leafy vegetables and fruits have a lot of vitamin A which strengthens the eye vision. ठीक है, okay. Gently wash eyes frequently with clean water. ठीक है, सुबह उठकर ही हम जनरली आंखों को धोते हैं, या तो शायद नहाते समय थोड़ा सा धो लें, लेकिन जनरली आप जब भी बाहर से आ रहे हैं तो आइज को धोने की कोशिश कीजिए। Whenever you coming from स्कूल से घर पहुंचे तो एक बार वाटर स्प्लैश कीजिए। ठीक है, आप कहीं इस क्लास से घर पहुंचे या खेल कूद कर घर पहुंचे या बिल्डिंग से नीचे गए फिर घर पहुंचे, तो ऐसा जब भी आप जितनी बार भी बाहर जा रहे हो ना उतनी बार आप आंखों को धोने की कोशिश कीजिए, बिकॉज देयर आर मेनी जर्म्स विच कैन गेट इनसाइड। Gently wash eyes frequently with clean water. Know your family history. Some of the vision problems may be inherited. That is, they run in the family. ठीक है, कुछ कुछ इनहेरिटेंस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कलर जो होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका एक इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है। अगर किसी को फैमिली में कलर ब्लाइंडनेस है तो हमें भी हो सकता है, ये इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, जनरली आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके इनहेरिटेड होते हैं, तो ये आपका एक चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड रेंज ऑफ विजन। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटली बट इट्स इंप्रेशन रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर 1/16 of a second इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आपने कुछ ऐसा देखा है, फेसबुक वगैरह में आता है या इंस्टाग्राम में भी आता है। यहाँ पे एक फोटो है, इस फोटो को आप देखते रहो, आप इस फोटो में इसकी आंखों को देखो, ऐसा कुछ रहेगा, और फिर यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन है, इसको देखो तो आपको दिखेगा कि ये फोटो जैसे यहाँ पे आ गया हो, ऐसे इस ब्लैंक स्क्रीन में कुछ भी नहीं है, बट यू विल सी दैट द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन फॉर्म्ड हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारे मेमोरी में 1/16 of a second तक रह जाती है। जैसे मैंने अभी देखा इसको, ये मेरी मेमोरी में 1/16 of a second तक रह जाएगा। ठीक है, इट विल बी देयर टिल 1/16 of a second। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पे कास्ट होती है, तो इसीलिए थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको वही इमेज जो है तो इधर दिखेगा, हालांकि इधर कुछ भी ड्रॉन नहीं है, इधर कोई भी पिक्चर नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन है, बट स्टिल यू विल फाइंड दैट सेम इमेज आउट देयर। ठीक है, सो for every sight that we make, for every scene that we see through our eyes, for an instant of 1/16 of a second, it will be captured. ठीक है, the eye does not fade away instantaneously, but impression remains on the retina for about 1/16 of a second, even after the removal of the object. तो removal of the object के बाद भी 1/16 of a second तक ये रहेगा। ठीक है, this continuance of sensation of vision is called as persistence of vision. इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? persistence of vision. ये जो कंटिन्यूटी है सेंसेशन ऑफ विजन की, इसी को हम बोलेंगे persistence of vision. ठीक है, जैसे देखो, अगर समझ लो ये यहाँ पे एक ठीक है, ये आपका persistence of vision है, मतलब आप एक पिंजरे को देख रहे हो और अभी आप इसको देखोगे, समझ में आ रहा है? फिर से करते हैं, देखो। ठीक है,
चलिए अभी सब लोग ध्यान से इस पिंजड़े को देखिए भाई साहब, ठीक है, एकदम ध्यान देकर देखिए, वो ब्लैक वाला अंदर दिख रहा है, ठीक है, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये आपके ब्रेन में रहेगा। अभी दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी देर तक पिंजरा दिखा, ठीक है, तुम ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा, मैं क्या करूं, तो फिर तुम अपना आई इलाज करा लो, सबको दिख रहा है वैसे, ठीक है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन, व्हाट विल हैपन, persistence of vision is what people, persistence of vision is that when you see an object, ठीक है, that image will be basically, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, साइंस बोल रहा है, ठीक है, persistence of vision, that image will be framed in your eye for certain amount of time, ठीक है। It is because of the persistence of vision that when still images, आपने देखो एक पिंजरा देखा और आपने एक कबूतर देखा, अभी आप जब थोड़ा सा आंख बंद करोगे तो ये कबूतर आपको पिंजरे के अंदर मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये फट से अगर आपने पिंजरे को देखा और उसके बाद ही आपने कबूतर को देखा, तो कबूतर को आपने अलग देखा है और पिंजरे को अलग देखा है, लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए आपको कबूतर पिंजरे के अंदर दिखा हुआ मिलेगा। दैट इज ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन, 1/16 ऑफ द टाइम, ठीक है, 1/16 ऑफ अ सेकंड के लिए आपके अंदर ये इमेजेस कैप्चर्ड हैं, ठीक है। ये पिंजरा, आपने एक पिंजरा देखा और एक कबूतर, पिंजरा कबूतर, पिंजरा कबूतर, ऐसे देखा आपने, अब जैसे आपने आंख बंद किया तो आपको कबूतर पिंजरे के अंदर मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आपको कबूतर पिंजरे के अंदर मिलेगा, लेकिन आपने कबूतर को अलग देखा है और पिंजरे को अलग देखा है, ठीक है। सो 1/16 ऑफ अ विजन, इट इज बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन दैट व्हेन स्टिल इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 per second, the eye perceives this object as moving। तो ये भाई साहब कैसे होगा, I perceive this object as moving। तुम लोग जो ये देखते हो, क्या कहते हैं, अपना कार्टून मूवीज जो देखते हो, ठीक है, तो ये कार्टून मूवीज में समझ लो एक बंदे को बनाया है कार्टून में, ठीक है, और वो दिखा रहा है वो रास्ते पे चल रहा है, रास्ते पे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या वाकई में चल रहा है या कोई एनिमेशन है? मैं बता रहा हूं आपको, समझो, ये कोई बंदा, कोई कार्टून है ना, ये चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। सो व्हाट हैज बीन डन, क्या इतने सारे एनिमेटेड इमेजेस क्रिएट किए गए हैं? नहीं, ठीक है, एक बार लेफ्ट पैर को और एक बार राइट पैर को, दो ही इमेजेस क्रिएट हुए हैं इसके, और इसको स्पीड में घुमा रहे हैं, टर्न टर्न टर्न। अभी देखो जैसे आपने देखा कि भाई साहब ऐसे पिंजरा घूम रहा है, ठीक है, वैसा ही कुछ इफेक्ट यहाँ पे हुआ है, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि डोरेमोन चल रहा है या भाई साहब सिंचैन चल रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, लेकिन वो एक फिक्स्ड इमेज है, ठीक है। उधर देखो पहले के ज़माने में डिज्नी में हाथ से इमेजेस बनाए जाते थे, हाथ से कार्टून बनाए जाते थे, आज की तारीख में तो एनिमेशन है, पहले के ज़माने में भाई साहब हाथ से एक एक कार्टून बनता था। तो जब हाथ से कार्टून बन रहा है तो एक बंदा भाई साहब रास्ते से जा रहा है, उसको क्या हम इतने सारे कार्टून बनाएंगे? नहीं, उसका सिर्फ एक बार लेफ्ट पैर और एक बार राइट पैर, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, इसको स्पीड में घुमाएंगे भाई साहब, तो जैसे लगेगा कि ये चल रहा है, एक्चुअली इज नॉट वॉकिंग, इवन द स्क्रीन इज नॉट वॉकिंग, ठीक है। सो अगर हमने किसी स्टिल ऑब्जेक्ट को फास्ट घुमाया, किसी स्टिल ऑब्जेक्ट को फास्ट घुमाया, कितना, 16 per second, ठीक है, जिसका फास्टर देन 16 per second हो स्पीड, तो ऐसा लगेगा कि वो भाई साहब चल रहा है, ठीक है, इट इज एज इफ इट इज मूविंग, ठीक है, इट इज नॉट मूविंग, इट इज फिक्स्ड एट अ प्लेस बट इट विल सीम टू बी एट इट इज मूविंग, ठीक है। देखो जैसे ये आपका घोड़ा है, ठीक है, ये आपका स्टिल इमेज है, ये आपका स्टिल इमेज है, देखो ये इमेज है, ये एक और इमेज है, ये एक और इमेज है, ये सारे स्टिल इमेजेस हैं, समझ में आ रहा है? ये एक और इमेज है, ये एक और इमेज है, और ये सारे इमेजेस हैं, देखो, ठीक है, इन सारे इमेजेस को हमने बहुत जोर से घुमाया कर भाई साहब, ठीक है, तो आपको लगेगा घोड़ा दौड़ रहा है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको चलने का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। अगर इनको हम बहुत जोर से चलाएं, कितना जोर से चलाएं, लेस देन 16, मतलब 1/16 ऑफ द सेकंड आपके इमेजेस आपके कैप्चर होती हैं। इन सारे इमेजेस को अगर हमने भाई साहब बहुत जोर से चलाया, ठीक है, इन सारे इमेजेस को, ये सारे स्टिल इमेजेस हैं, देखो सारे स्टिल इमेजेस हैं, आपको लगेगा कि भाई साहब ये दौड़ रहा है, ठीक है, एक ही इमेजेस हैं। एक्चुअली में जो वीडियो कैप्चर होता है वो ऐसे ही होता है, ये जो मेरा वीडियो कैप्चर हो रहा है, मेरे नो फोटोज लिए जा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो एक्चुअली आपका कैमरा क्या कर रहा है, फोटोज को कैप्चर कर रहा है, इसलिए हर कैमरे का फ्रेम पर सेकंड होता है, FPS बोलते हैं हम उसको, ठीक है, ये फोटोज को कैप्चर कर रहा है, और ये फोटोज को कैप्चर करते करते भाई साहब वीडियो बन रही है, स्टिल फोटोग्राफ्स आर गेटिंग कैप्चर्ड, समझिए इस चीज को।
ठीक है। वीडियोग्राफी मतलब क्या होती है, स्टिल फोटोग्राफ्स आर गेटिंग कैप्चर्ड। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा अगर चीज है जो दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ नहीं रहा है, ये सारे स्टिल इमेजेस हैं, इनको हम बहुत जोर घुमा रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये घोड़ा दौड़ रहा है, एक्चुअली में ये दौड़ नहीं रहा है, सारे स्टिल इमेजेस से बने हुए। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अरे आपने वो देखा है, ऐसा डायरी होता है ना, डायरी पहले हम जब बनाते थे, ये एक ऐसा है, फिर ऐसे ऐसे, तो आप बहुत सारे डायग्राम्स बना रहे हो, मतलब एक आदमी का चलना बना रहे हो और डायरी को ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये चल रहा है ना, समझा। देखा है किसी ने वो, देखिए ऐसा डायरी होता है, उसमें किसी एक इमेज को आपने बनाया है, देखिए वो आदमी चल रहा है, एक्चुअली में सब अलग अलग फोटोज हैं और आप उसको ऐसे कर रहे हो तो दिखेगा कि आपको वो आदमी चल रहा है, एक्चुअली वो आदमी चल नहीं रहा है, सारे स्टेशनरी इमेजेस हैं, लेकिन आपने भाई साहब उसका स्पीड बढ़ा दिया है। यहाँ पे भाई साहब यही कर रहे हैं आप, इमेजेस की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये इमेज जो है तो दौड़ रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। द मूवी और प्रोग्राम दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट स्टिल पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपका किसी ने मूवी रील देखा है क्या? मूवी के जो रील्स होते हैं ना, वो ऐसे सिनेमा हॉल में ऐसे चलते हैं, मतलब सब फोटोग्राफ्स हैं बेसिकली, और ये बहुत स्पीड से चल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मूवी चल रहा है भाई साहब, ठीक है। सारे भाई साहब जो अभी मैं आपसे, ये जो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कोई भी साधारण सा जो वीडियो है, वो वीडियो एक्चुअली मिलियंस ऑफ पिक्चर्स से बनता है, सब मिक्स ऐसे ऐसे ये फ्रेम्स पर सेकंड है, ये भाई साहब कैमरा कैप्चर करता जा रहा है, कैमरा कैप्चर करता जा रहा है, और यही हम जब चलाएंगे तो ये आपके वीडियो फॉर्मेट में दिखेगा एज इफ इट इज मूवी, ठीक है। एक्चुअली में सब के सब स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, सारे जो हैं वो स्टिल फोटोग्राफ्स हैं विच आर बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ मूवी और अ वीडियो। क्लियर है, ठीक है। और सेपरेट स्टिल पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। जैसे ये देखो आपका मूवी का रील होता है, यहाँ पे देखो रील, ये आपका प्रोजेक्टर है, इस रील, तो ये प्रोजेक्टर भाई, ये रील जो है तो घूमते रहते हैं, ठीक है, और ये रील्स ऐसे जाते रहते हैं, तो ये सारे स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। ये स्टिल फोटोग्राफ्स, ये प्रोजेक्टर जो है तो आपके स्क्रीन पे जा रहा है, ये सारे स्टिल फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मूवी चल रही है, ठीक है, लाइव मूवी चल रही है। सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली प्रोजेक्टेड। It is a sequence of still pictures taken by a movie camera that is projected on the screen at the rate of 24 images or more per second. ये जो आपको दिख रहा है ना 24 images per second, ये आपका क्या हो गया, 16 से ज्यादा हुआ, 16 images 1/16 है आपका, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको लिखेगा कि ये मूविंग है, लेकिन सारे के सारे स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, ऑल दीज आर स्टिल फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो आपका हर कैमरा का एक FPS होता है, फ्रेम पर सेकेंड, इस फ्रेम पर सेकंड को एडजस्ट करना पड़ता है, इस कैमरे का भी एक FPS है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टिल पिक्चर्स टेकन, आप जो भी वीडियो में या मूवी में देखते हैं, दीज आर ऑल सीक्वेंस ऑफ स्टिल पिक्चर्स, स्टेशनरी पिक्चर्स हैं, ये स्टेशनरी पिक्चर्स भाई साहब मूविंग में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पे देखो ये मूवी में जो आपको दिख रहा है ये रील्स है, हर एक रील को अगर तुम उठाओगे ना, सिर्फ अगर इस रील को यहां पे रोक दो तो ये स्टिल पिक्चर है, लेकिन ये रील इतनी जोर से घूम रहा है कि आपको लग रहा है कि मूवी चल रही है भाई साहब, ठीक है। क्लियर है। द सक्सेसिव इंप्रेशन ऑफ द इमेज ऑन द आई रेटिना अपीयर टू ब्लेंड और मर्ज स्मूथली इनटू वन अनदर, वी देयरफॉर सी अ मूविंग पिक्चर। तो हमको भाई साहब क्या लग रहा है, ये एक मूविंग पिक्चर है, क्योंकि इसका भाई साहब रेट बहुत ज्यादा है घूमने का, ठीक है, ये रील्स जो है तो घूम रही हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल, so the successive impression भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, we therefore see a moving picture. So this principle is used in cinematography और motion picture projection. तो यही भाई साहब आपका पिक्चर यूज होता है सिनेमाटोग्राफी और मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन में, ठीक है। रेंज ऑफ विजन, द मिनिमम डिस्टेंस at which objects can be seen most distinctively without strain is called the least distant or near point of the eye. ऐसे हाथ कर, ऐसे हाथ, हाँ नहीं हाथ को देख, मेरे को मत देख, हाँ हाथ को देख, लकीरें दिख रही हैं, और पीछे लेकर जा, पीछे लेकर जा, दिख रही हैं, डिस्टिंक्टिवली दिख रही हैं, और अभी अभी आगे ला, आगे ला, फेस के आगे ला, धीरे 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 धीरे, एक ऐसा टाइम आएगा जब नहीं दिखेंगी, है ना। देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू सी देम डिस्टिंक्टली। यहाँ पे जैसे क्लियरली दिख रही हैं, अब इसको पास आते नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये जो आप आई के इतना पास आ रहे हैं, जब आपको वो चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। मतलब हर एक के लिए एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, ठीक है, जिसके बियॉन्ड अगर आप चीज को लाएं, भाई कुछ नहीं दिख रहा अभी तो भाई, ठीक है, कितना भी लाइट रहने तो कुछ भी नहीं दिखेगा अभी, ठीक है। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब अगर उस
ऑब्जेक्ट को आप उससे और पास लाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको भाई साहब क्लियरली नहीं दिखेगा। ऐसे लाते अभी नहीं दिख रहा भाई, अभी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप बला समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट। तो हर एक का एक नियर पॉइंट होता है, हर आई का एक नियर पॉइंट होगा। जनरली नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई मतलब जिसमें कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक आप लगभग सारी चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लोज अगर किसी चीज को अपने आई की तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो आप उसको ठीक से नहीं देख पाएंगे। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल आई दिस नॉर्मल नियर पॉइंट डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। तो ये नियर पॉइंट होता है, ये 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? किसको देख रहा है? आइंस्टाइन को? ओके 25 सेंटीमीटर उतना दूर नहीं है भाई साहब, 25 सेंटीमीटर इतना पास है, इतना इतना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर मतलब स्केल से देखो 25 सेंटीमीटर इतना, यहां तक आप क्लियरली चीजों को देख सकते हैं। उससे पास अगर आप चीजों को लाने की कोशिश करोगे तो ब्लर हो जाएगा विजन, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है, जनरली नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। अभी कितने दूर तक आप देख सकते हैं ये आपके आंखों के ऊपर है, इसका कोई निर्धारित डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एवरीबडी हैज अ कैपेसिटी टू सी फार ऑफ, तो फार ऑफ पॉइंट इज इनफाइनाइट। हम बोलते हैं भाई साहब कितनी दूर तक, अगर हम बोल रहे हैं कितने पास तक हम क्लियरली चीजों को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। एंड फॉर अ नॉर्मल आई दिस नियर पॉइंट इज जनरली हाउ मच? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे फार ऑफ पॉइंट मतलब इट इज बेसिकली अ पॉइंट विच इज वेरी, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं। तो हर एक आई का कैपेसिटी अलग अलग होता है। जनरली वी कैन सी टिल इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ओके। इट इज इंफिनिटी, दैट इज वेरी वेरी फार। सन को आप देख पा रहे हैं भाई साहब, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है हमसे, ठीक है। इट इज एट इंफिनिटी, वेरी वेरी फार फॉर अ नॉर्मल आई। द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल इज कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन। तो एक आई का जो नियर पॉइंट है और फार ऑफ पॉइंट विच इज इंफिनिटी, इंफिनिटी से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ विजन। तो यहां तक आई नॉर्मली देख सकता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट and the far point of an eye is called the range of vision for a eye, for a normal eye, ठीक है। so range of vision, far off objects हैं भाई साहब, देखो these are far off objects, ठीक है। the focus on distant objects, the ciliary muscles relax making the lens very thin। तो जब आप बहुत दूर की किसी चीज को देख रहे हैं तो आपके सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत दूर आप किसी चीज को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे फोकल लेंथ को बढ़ाना है। फोकल लेंथ इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक है, ओके। टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स द सिलियरी मसल्स रिलैक्स। तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? ढीला छोड़ देंगे, ठीक है, मेकिंग द आई लेंस थिन। तो ये आपके भाई साहब रिलैक्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? एज अ रिजल्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस एंड वी सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकते हैं। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको देखना है तो द फोकस, to focus on nearby object the ciliary muscle contracts making the eye lens thick। अब ये भाई साहब मोटा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये मोटा हो जाएगा, सो ये मोटा हो गया। टू अभी देखो इसका इमेज जो है तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस एंड वी सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। तो आप भाई साहब यहाँ पे फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, फार ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फार ऑब्जेक्ट्स में क्या देखा आपने भाई साहब? फार ऑब्जेक्ट्स में हमारे आइरिस क्या हो जाएंगे? आइरिस रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे आइरिस क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आइरिस विल कॉन्ट्रैक्ट और फोकल लेंथ जो हमारे आईज का है वो लेसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? द एबिलिटी ऑफ द लेंस फॉर एडजस्टिंग फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये नेचुरली होता है हर एक आई में, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। The ability of the lens to adjust itself as per the object that it is trying to view right at a distance is known as power of accommodation, ठीक है। The ability of the lens of adjusting focal length is known as the power of accommodation, ठीक है। तो आपके विजुअली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं जो देख नहीं सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, विजुअली चैलेंज्ड पीपल,
Isn't this beautiful? Because it is colored. Visually challenged person, vision problem can be due to some illness. ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. नॉर्मल डायबिटिक, अगर जिसको डायबिटीज होती है तो उसमें भाई साहब इस तरीके का आई हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी. उनके आई जो है साइट जो है तो प्रॉपर नहीं रहेगा, जिनको डायबिटीज या शुगर ज्यादा रहेगा. ठीक है, सो इस तरीके के भाई साहब आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. दीज आर प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटेड. ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी होता है. विजन प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी जेनेटिक और इनहेरिटेड, मतलब फैमिली में किसको है तो हमको भी हो जाता है. ट्रांसफर टू किड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू देयर जीन्स, तो जेनेटिक भी हो सकते हैं. इन सम अनफॉर्चुनेट कर्सेस सम पर्सन्स लूज देयर विजन ड्यू टू सम एक्सीडेंट. कभी कभी भाई साहब कोई एक्सीडेंट हो गया तो विजन लॉस हो जाता है. ठीक है, विजुअली चैलेंज पर्सन्स, ठीक है, हेंस ऑल विजुअली चैलेंज पर्सन्स कैन नॉट बी एडुकेटेड और ट्रीटेड अलाइक. ठीक है, सबको भाई साहब हम मोस्ट विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैव अ बेटर सेंस ऑफ टच, स्मेल और हियरिंग देन द नॉर्मल पीपल. ज्यादा करके जो लोग अंधे होंगे उनको हियरिंग एबिलिटीज उनकी बहुत अच्छी होगी या उनका स्मेल एबिलिटीज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका एक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है. तो वो जो एनर्जी जाता है एक सेंस ऑर्गन में वो बाकी सेंस ऑर्गन्स में बढ़ जाता है. समझ में आ रहा है ये? सो जनरली पीपल हु आर ब्लाइंड वुड हैव वेरी गुड हियरिंग कैपेबिलिटीज और वेरी गुड स्मेलिंग कैपेबिलिटीज. ठीक है, उनके वो इंक्रीज हो जाएंगे, और मे बी टच कैपेबिलिटीज. सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय डेवलपिंग देयर ओन सेंसेस मोर शार्पली एंड पुटिंग देम टू इफेक्टिव यूज. हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन्स, नॉन ऑप्टिकल एड्स होते हैं, ऑप्टिकल एड्स होते हैं. ठीक है, टैक्चुअल एड्स यूजिंग सेंस ऑफ टच, जो लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते उनको सेंस ऑफ टच से समझ में आता है. ठीक है, सो बेसिकली आपके बुक्स देखें किसी ने, ब्रेल बुक्स बोलते हैं हम इनको. ब्रेल इज बेसिकली जो लोग विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, पीपल हु कैन नॉट सी और हु आर ब्लाइंड. ठीक है, दे रीड दीज डॉट्स, तो ऐसे डॉट्स पढ़ के 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे तो उनके बुक्स में ऐसे डॉट्स रहते हैं. ठीक है, जिसको हम ब्रेल बोलते हैं. ब्रेल, दिस सिस्टम मेक्स यूज ऑफ रेज डॉट्स ऑन पेपर. तो ऐसे देखो ये पेपर रहता है और इसमें ऐसे रेज डॉट्स होते हैं, ब्रेल बुक्स होते हैं ये. ठीक है, उन ब्रेल बुक्स को ऐसे A, B, C ऐसे पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ दे विल बेसिकली, ऑप्टिकल एड्स होते हैं ये. ठीक है, ऑडिटरी एड्स यूजिंग सेंस ऑफ हियरिंग. कुछ लोग भाई साहब हियरिंग से सीखते हैं, जो लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं. ठीक है, ऑडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, सीडीज. ठीक है, इन सब चीजों से, क्योंकि उनका काम तो ठीक है ना भाई साहब. लेंसेज पर कभी कभी निगाहते हैं हम, टेलीस्कोपिक एड्स होते हैं. सो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स. तो कैन यू रीड दिस, ये वैसा ब्रेल का नोटेशन है. जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं, और इन स्पेशल स्कूल्स में ब्रेल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. सो दिस इज बेसिकली ब्रेल अल्फाबेट्स. ठीक है, ऐसे पेपर में ना ऐसे रेज प्लेटफॉर्म पे होंगे ये ब्रेल्स. ठीक है, दीज विल बी एट अ रेज प्लेटफॉर्म. बट अराउंड 10 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब कैन रीड दीज लाइन्स. ठीक है, 10 मिलियन लोग अक्रॉस द ग्लोब दे आर ब्लाइंड. ठीक है, दे आर गोइंग टू सम स्कूल विच इज टीचिंग देम दिस. तो ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्चुअली ये सेंटेंस है. देखो, दिस इज बेसिकली अ सेंटेंस विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड. ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे पेपर में ऐसे ऊपर डॉट्स रहेंगे ऐसे, और इसको पढ़ के ये सेंटेंस बताएंगे. ठीक है, 10 मिलियन, अराउंड 10 मिलियन पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब हु आर ब्लाइंड कैन रीड दीज लाइन्स. ये पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते लेकिन वो पढ़ सकते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, इट इज लुइस ब्रेल. ठीक है, तो ये लुइस ब्रेल ने लिखा था. 200 years ago a little accident changed the world of little Louis. He lost his eyesight in an accident when he was 3 years old, and that was the last time Louis had colors in his world. ठीक है, इन्होंने ये डिजाइन किया है. ठीक है, this is basically designed by him. However, this was not the end of learning. Louis loved reading, but his inability to read was his huge obstacle. Louis harnessed this use of touch to overcome his loss of vision. ठीक है, तो जो उनके लिए लॉस ऑफ विजन था तो उन्होंने भाई साहब ये ब्रेल को इन्वेंट किया था. ठीक है, वन डे लुइस टच्ड अ पीस ऑफ पेपर व्हिच फेल्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेपर ही हैड फेल्ट. इट हैड बम्प्स. ठीक है, दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ ब्रेल. ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स दैट कैन बी रेड विद फिंगर्स बाय पीपल हु आर ब्लाइंड और हु हैव लो विजन. ठीक है, तो उसको टच करके हम पढ़ सकते हैं. अ ब्लाइंड पर्सन हु लेट अ लॉट ऑफ ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट. ठीक है, सो ही वाज हिमसेल्फ अ ब्लाइंड पर्सन, बट ही डिजाइन्ड दीज ब्रेल बुक्स which helped a lot of other people to read and write. So ये आपका ब्रेल सिस्टम है. It is a coded language based on a logical system. There is Braille code for common languages, mathematics and scientific notations. ठीक है, तो आप देखो जैसे ये सब कोड्स हैं, ये A का कोड है, ये B का कोड है, ये C का कोड है, ये D का कोड है. इस तरह से अल्फाबेट्स दिखते हैं हमको यहाँ पे. ठीक है, तो ये नंबर साइन है. देखो ये 1 का नंबर साइन है, ये बेसिकली
ये नंबर साइंस है, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, इन सारे नंबर साइंस को देखकर जो लोग ब्रेल पढ़ते हैं दे विल बी एबल टू रीड थिंग्स, ठीक है। मेनी लैंग्वेजेस फॉरेन इंडियन कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम, ठीक है। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स टू मेक देम इजियर टू टच, द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली। तो ये थोड़ा सा बुक में ऐसे रेज्ड रहेंगे, मतलब आप फील कर सकते हैं वो रेज्ड है, ठीक है। दीज आर बेसिकली रेज्ड। These patterns, when embossed on braille sheets, help visually challenged people to recognize words by touching. Braille text can be made by hand by machines, printing machine और typewriter। ये सारी चीजें हो सकती है, बस अब हैंड्स होते हैं इनको बनाने के लिए, मशीन्स होते हैं, ठीक है। टाइपराइटर से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। एक मिनट।